दोस्तों, अपराधी कितने भी साथी तरीके से अपने बुरे काम को अंजाम क्यों ना दे ले, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि से त्रुटि छोड़ जरूर जाता है और पुलिस जब खोजती है तो उसी त्रुटि के पास जब पहुंचती है फिर सच्चाई ऐसे निकल के आ जाती है जिसको सुनकर हर किसी के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक अपराधी होता है, अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए एक ऐसा फैसला लेता है कि उसी फैसले के तहत कई लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह कर जाता है और साथ में कई लोगों को लेकर जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आखिर वह अपराधी था कौन? आखिर उसकी अपना ज़िंदगी में क्या बीत रहा होता है? क्या कारण था? आखिर क्या हुआ इन घटना में? इन सब की गहराई से आप जांच पड़ताल करते हुए आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह ठीक महाराष्ट्र का है। उसी में मुंबई माया नगरी भी पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक जाना माना गोरेगांव पश्चिमी इलाका पड़ता है। उसी से सटा हुआ प्रेम नगर जाना माना मोहल्ला भी पड़ता है और मैं बात कर रहा हूँ उसी मोहल्ले का, और ठीक है 10 अक्टूबर का ही। अब वही जैसे सुबह का टोइन होता है तो उसी वक्त प्रेम नगर जो पड़ता है, सीधा उसी के बगल एक विश्वकर्मा रोड निकलता है और ठीक उसी के साइड में एक गहरा नाला जो होता है बह रहा होता है। और ठीक उसी विश्वकर्मा रोड पर ही अब व्यक्ति जैसे ही चढ़ते हैं देखते जो नाला है, उसी नाले के बगल एक सफ़ेद कलर का प्लास्टिक बैग पड़ा हुआ है। उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी मक्खियाँ भी आ रही होती हैं। तभी उसी व्यक्ति के मन में शंका हो जाता है कि रोज़ तो ऐसा होता नहीं था, क्योंकि कल हम शाम को टाइम यहाँ जब निकल रहे थे ड्यूटी से तो मौके पर यहाँ कुछ नहीं था। अचानक इतनी तेज़ जो होता है मक्खियाँ कैसे बना रही हैं, उसी वक्त उसके मन में शंका हो जाता। तभी अपने जाने पहचानने वालों का मौके पर वेट करता है। उसी वक्त के पास पहुँचते हैं तो युवक जो होता है अब उन पहचानने वाले व्यक्तियों से बात कर लेता है और फिर उनके साथ आगे जब बढ़ता हो तो उसके मन में शंका और बढ़ जाता कि बस करो कुछ है अनहोनी वाली चीज़ इस सफ़ेद कलर के प्लास्टिक बोरे में भरा हुआ है। और तुरंत वह जो व्यक्ति होता है उसी वक्त और फ़ोन कर देता है गोरेगांव थाने में। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब और मौके पर भाई निरीक्षण होते हैं। अब महाटंगेश्वर को जैसे ही फ़ोन करता तो उसी समय वह खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है एक टीम लेकर डायपर सिटी मॉल के पीछे पहुँच जाते हैं। और जैसे पहुँचते देखते थे नाला है, उसी नाले के करीब अब वहाँ भीड़ लग चुका है। भीड़ को हटाते हैं, हटाने के बाद भाई महाटंगेश्वर जो होते हैं अपने टीम को लेकर अंदर जाते देखते हैं वहाँ एक प्लास्टिक बोरी है। अब उस बोरी को अपने कब्जे में पुलिस कर्मियों द्वारा लेते हैं, निकलवाते जैसे ही अब उसका गट्ठर खोला जाता है तो दन से एक डेड बॉडी जो होता है अर्धनग्न अवस्था में अब बाहर निकल आता है। उम्र लगभग यही 40 से 41 साल के आसपास ही होता है, लेकिन शरीर पर कई जगह गहरे घाव के निशान भी होते। पुलिस की टीम वहाँ जब देखती है समझ जाती है कि बस करो इस व्यक्ति की जो हत्या होती है यह हत्या इस जगह तो नहीं किया गया है, हत्या कहीं और किया गया है। और वहाँ जब किया गया है तो बड़े ही किसी धारदार हथियार से किया गया है, क्योंकि इस व्यक्ति के चेहरे पर और शरीर पर कई जगह गहरे तेजधार हथियार के निशान बने हुए हैं। आखिर यह व्यक्ति है कौन और रहने वाला कहाँ का है? अब यह सवाल भी बन जाता। शिनाख्त के लिए पुलिस की जो टीम होती है खड़े लोगों से वहाँ पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई व्यक्ति जो होता शिनाख्त नहीं कर पाता। पुलिस की टीम समझ जाती है यह व्यक्ति इस इलाके का तो रहने वाला है नहीं, यह दूर का ही रहने वाला है। इसीलिए पुलिस की टीम सारी अवस्थाएँ उसी वक्त पूरी करती है और पंचनामा भरती है और उठाकर बोरी वो लेकर भागवती जो अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी भिजवा देती है। और इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम सबसे पहले अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और वहाँ जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं भाई महाटंगेश्वर अपनी टीम को लेते हैं और एक टीम गठित करते हैं और लग पड़ जाते हैं उस अज्ञात डेड बॉडी के शिनाख्त के लिए। अब सबसे पहले फ़ोटो शूट करवाकर अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं सब में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करवाते हैं। फिर पूछने लग जाते कहीं किसी व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा 1 हफ्ते पहले से दर्ज हो, हुलिया सब नोट करवा देते हैं। और यहाँ तक कि जो होता है तौर तरीके से पूछताछ भी करते हैं। और साथ में वहाँ के जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें भी अज्ञात डेड बॉडी के फ़ोटो को चस्पा करवा देते हैं। और जितने भी बस स्टैंड होते हैं वहाँ भी चस्पा करवा देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर शिनाख्त करता है तो तुरंत गोरेगांव पुलिस थाने पहुँचेगा और हमें जानकारी
जानकारी मिलेगा हम बड़ी जल्दी हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। पुलिस की टीम इसी कोशिश में लगी पड़ी होती है, लेकिन यहाँ तो पूरे का पूरा 3 दिन का वक्त बीत जाता है। ना कोई गुमशुदगी के मुकदमे के बारे में पता चलता है और ना कोई व्यक्ति थाने पहुँचता है। आखिर वहाँ थाना निरीक्षण भाई महाटनेश्वर भी हैरान हो जाते हैं। तो उसी वक्त जो होता है वहाँ के कुछ फिंगर स्पीड ब्यूरो की टीम भी होती है जो अपने राय मशवरे के हिसाब से अज्ञात डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट लेती है और लेने के बाद अब प्रयोगशाला ले जाती है, वहाँ फिंगरप्रिंट लेती है। लगभग 1 हफ्ते बाद जो होता है फिंगरप्रिंट के जरिए पता चलता है कि आखिर उस व्यक्ति का नाम जो होता है मोहम्मद अब्दुल हसन बाबू चौधरी उर्फ इधर बाबू लाइट वाला होता है, जो ठीक इसी मलाईपुर जो मातवगढ़ पड़ता है उसी इलाके से इस्लाम बस्ती पड़ता है। एक पानी का टंकी उसी के बगल जो होता है वहीं एक कमरा होता है, वहीं रहने वाला होता है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे इस बात की जानकारी पाती है तो उसके बारे में पूरी बैकग्राउंड लेती है। तो उस तरीके से पता चलता है कि साल 2002 में जो होता है लाइट वाला बाबू जो होता है मौके पर एक लड़की के गलत संगत की वजह से जेल सलाखों में पहुंच गया होता है, जिसकी वजह 7 साल की जेल उसे हवा खाने के लिए वहाँ मजबूर होना पड़ जाता है। लेकिन साल 2005 में पैरोल पे छूटता, लेकिन दोबारा उसका मन जेल आने का नहीं करता और पुलिस की टीम अब जो होती है और कड़ी तरीके से अब इधर जानकारी लेने के लिए अब बाबू लाइट वाले के बारे में लग पड़ जाती है और काफ़ी खोजबीन नहीं करना पड़ता और पुलिस की टीम लेती है। लेने के बाद सीधा का सीधा पहुँच जाती है उसी वक्त उसके अते पते पर। अब जब वहाँ पहुँचती उसकी अपनी पत्नी भी होती है रेहाना चौधरी, और रेहाना चौधरी को जब पूछा जाता है कि आखिर बाबू लाइट वाला इस समय है कहाँ, तो रेहाना चौधरी करने लग जाते कि साहब हमारी उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुआ था, तौ तरीके से उसकी ज़िंदगी भी चल रही थी, हमारा परिवार भी तौ तरीके से चलने वाला होता है। लेकिन तभी साहब साल 2002 में अचानक जो होता उसके ऊपर एक युवती का मुकदमा दर्ज हो जाता, जिसकी वजह से साहब 7 साल का जेल हो जाता और हम जो होता है अब वहीं से उसके सारे नाते तोड़ ताड़ कर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए साहब नया घर बसा लेते हैं। और साहब हमारा और उससे कुछ लेना देना है नहीं, और पुलिस की जो टीम होती है वहाँ खाली हाथ रह जाती है। एक उम्मीद जगी थी वह भी धरी के धरी रह जाती है, लेकिन वहाँ कुछ सिपाही कर्मी होते हैं वह भी अपने दिमाग लगाते हैं। तो रेहान चौधरी से यही बात कहते हैं, एक बात बता दो, तुम्हारे जो पति होते हैं पुराने अब बाबू लाइट वाला जो होते हैं मौके पर उनका कोई अपना दोस्त होगा या कोई और युवती होगी उनके रिश्ते में। लेकिन यह बात जब रेहान चौधरी सुन करने लग जाती कि साहब हाँ एक बात है, हम अपने घर में होते तो हमारे जो पति होते हैं मौके पर बाहर होते हैं, हमारे पास फ़ोन करते हैं, तुम्हारे पास जो होता है एक व्यक्ति आएगा और उससे तुम जो होता है मौके पर अपने हिसाब से घर में अवगत करना और फिर जो होता है उसे अब उसके हाथ में 1000 रुपये पकड़ा देना, क्योंकि उसके पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। यह बात जब रेहान चौधरी कहती है तो वहाँ सिपाही कर्मी यही कहते हैं कि एक बार आप हमें ना उस व्यक्ति का नंबर दे दीजिए जो व्यक्ति आपके घर पैसे लेने के लिए आया हुआ था। अब रेहान चौधरी उस समय ध्यान करते पर मोबाइल लेती है, उसी मोबाइल नंबर में अपने डेट अपने महीने पर जाती है और देखती है कि हाँ एक नंबर है। अब वही जो नंबर होता है मौके पर सिपाही कर्मी ले लेते हैं और लेने के बाद उस नंबर के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो वह नंबर जो होता है पता चलता है किसी नीलेश और चौधरी का निकलता है। पुलिस की जो टीम होती है उस नीलेश चौधरी के बारे में जानकारी भी लेती है, इसीलिए उसका नंबर का पूरा सीडीआर डेटा भी निकाला जाता है। और जब निकाला जाता तो पता चलता बाबू लाइट वाला से जो होता है नीलेश का लगभग 2 दिनों से लगातार फ़ोन पर बातें भी चल रहे होते हैं, लेकिन उसका जो लोकेशन होता है नीलेश के मोबाइल के साथ बराबर 9 अक्टूबर को एक साथ एक्टिव हो जाता है और पुलिस का शंका वहीं बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम लेती है और नीलेश के जब घर पहुँचती है पता चलता है नीलेश तो घर पर होता नहीं है, इसलिए पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। लेकिन इतनी बात पता चलता है कि नीलेश जो होता है फिल्म में जाकर डुप्लीकेट रोल करने का काम भी करता है। इसलिए पुलिस की टीम अब उसके सेट पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर भी जो होता है इधर नीलेश का आता पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस की टीम उसके मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी लेती है। जब मोबाइल नंबर के बारे में अब जानकारी लिया जाता है तो उसी के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है और उसी के ट्रेस के हिसाब से जो होता है पता चलता है कि ठीक जो होता है 10 अक्टूबर को ही वही शाम का टाइम होता है जो जोगोरे गांव राम मंदिर है उसी रोड पर जो होता है MMRD में आने वाला है। अब यह जानकारी जब मिलता पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, वहां से जो होता है तुरंत का तुरंत नीलेश को अपने कब्जे में लिया जाता है और थाने ले आकर जब पूछताछ किया जाता है अब इधर बाबू लाइट वाले की हत्या के बारे में, तो बिना किसी टूट टाट के बड़ी जल्दी वह टूट जाता है और अपने करीबी 2 दोस्तों का भी नाम भी ले लेता है। पुलिस की टीम उन दोस्तों की तलाशी करती, खोजबीन करती है, काफ़ी मशक्क़त भी करती है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वह
भी कस्टडी में चढ़ जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई इधर मिलकर अब नीलेश गोडसे बताता है, इसे सुनकर हर किसी के दिल का जो पसीजा हुआ सीना होता है, पसीना वह बाहर आने के मजबूर हो जाता है। असल में जो तमिलनाडु पड़ता है उसी में एक इलाका पड़ता है कड़वा, वहीं का रहने वाला नीलेश अब गोडसे भी होता है। उसका अपना परिवार भी होता है, उसके परिवार में उसके अपने माता पिता होते हैं, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी होती है। उसी मजबूरी को देखकर अब ठीक 10 साल पहले मुंबई आ जाता है और फिर आने के बाद गोरेगांव पूर्व में ही जाकर चरणदेव काली जो पड़ता है इलाका, उसी इलाके में एक सटा हुआ कॉलोनी पड़ता है, वहीं जाकर अब मकान लेता है। फिर अपने टोटल 2 भाई संतोष और साथ में शंकर गोडसे के साथ रहना शुरू कर देता है। उसके परिवार में उसकी एक अपनी बड़ी भाभी हो जिसका नाम काल्पनिक सविता भी होता है। पूरा परिवार खुशमय होता है, तौर तरीके वाला होता है। लेकिन इधर उसकी जो दोस्ती होती है कई साल पहले, साल 2000, अब इधर जाकर ठीक है 9 में मोहम्मद अब्दुल हसन उर्फ बाबू लाइट वाला से हो जाता है। होता यूँ है क्योंकि बाबू लाइट वाला साल 2005 में जो होता है मौके पर जब सजा से अब पैरोल पर छूटता है, छूटने के बाद अब जो होता निकलता, लेकिन पुलिस की टीम सरेंडर करने की जब बोलती है तो इधर उधर भागना शुरू कर देता डर छुपाने के लिए। और तभी छुपाते छुपाते एक सड़क पर पहुंच जाता, उस सड़क पर जाकर अब लाइट गिरी का काम करना शुरू कर देता है। और जब करने लग जाता तो पहले से जो होता है उसी सड़क पर नीलेश गोडसे जो होता है जाकर मौके पर डबल रोलिंग का काम भी किया करता है। उसकी मुलाकात जब जाकर इधर बाबू लाइट वाला से होता है, होने की वजह से वह मांग करता है काम का, और बाबू लाइट वाला की मजबूरियों को सुनता है नीलेश। और सुनने के बाद वह समझ जाता कि चलो थोड़ी बहुत दया भाव दिखाना ही चाहिए। असहारा व्यक्ति है, परिवार भी है, जिसकी वजह उसका दिल पसीज जाता है। और उसी वक्त इधर अब्दुल हसन को उसी समय वह काम दिलवा देता है और वहीं काम करना शुरू कर देता है। दोनों की दोस्ती बन जाता है, गहरी दोस्ती, दोनों साथ उठना बैठना आना जाना, एक दूसरे के घर भी शुरू कर देते हैं। और दोनों में जब पैसे की हिक्र पड़ता तो उसी वक्त जो होता है तौर तरीके से मदद भी कर दिया करता था। और तभी एक दिन जो होता है नीलेश के सामने अपनी ऐसी परेशानी बता जिसकी वजह से नीलेश उसी वक्त अपने जेब में रखे हुए लगभग 90,000 रुपये निकालता है और बाबू लाइट वाला के हाथ में देता है। बाबू लाइट वाला जो होता है आता है, आने के बाद जो होता है तो तरीके से अब झोपड़ी बनाता है और फिर वहाँ रहना शुरू कर देता है। तो उसके मन में काफ़ी सारे बुरे ख्याल भी आने शुरू हो जाते हैं। अब उस इलाके से सटे हुए एरिया में जाता है, अब एक झोपड़ी बनाता है और फिर उसको महंगे महंगे दामों पर सेल करना जब शुरू कर देता है, उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते, उसका जो रुतबा होता है अब बढ़ जाता। जब भी मन करता अपने घर रात बिरात भी चला आया करता था। लेकिन इधर नीलेश के घर जो होता है बराबर बाबू लाइट वाला का आना जाना बना रहता है। और तभी नीलेश के घर में आने जाने की वजह से उसकी अपनी भाभी जो होती है सविता, जिसका काल्पनिक नाम होता है, अब इधर बड़ी जल्दी नज़र जो होता है जाकर बाबू लाइट वाला का पड़ जाता है। दोस्ती होने के नाते सविता जो होती है अब बाबू लाइट वाला को अपने घर में ज़्यादा हव भगत देना शुरू कर देती है। और देवर बाबी के नाते जो होता है हंसी टिटोले भी दोनों के बीच चलने शुरू हो जाते हैं। हंसी टिटोले के बीच बाबू लाइट वाला के मन में जो होता है जाकर सविता के लिए प्यार भरी भावना जाग जाता अपने मन से जो होता है। तौ तरीके से अपनी रन किरानी इधर सविता को बनाने के लिए तौ तरीके से सारे महंगे महंगे गिफ्ट लाना शुरू कर देता है। और सविता उसके आवभगत में कोई कमी नहीं दिखाती, जिसकी वजह से दोनों के बीच थोड़ी बहुत दिल मिलाव हो गई होता है। लेकिन जब दिल मिलाव भी होता है तो एक दिन जो होता है गलत तरीके से सविता के ऊपर टूट पड़ता है, जिसके बाद सविता उसी समय विरोध करती है। इसकी जानकारी आकर अपने पति इधर अब संतोष और अपने छोटे देवर नीलेश और साथ में शंकर को दे देती है। अब तीनों के तीनों जब खबर पाते उसी वक्त स्तन से रह जाते और उसी वक्त एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेने के लिए मजबूर सा हो जाते। तीनों मिलकर अब एक ऐसा फैसला जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे ही 9 अक्टूबर साल 2013 का अब वक्त होता है, उसी वक्त जो होता है खुद इधर अब नीलेश गोडसे और फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है यार जल्दी आ जाओ कुछ काम है। अब यह बात जब सुनने के बाद उसी वक्त बाबू लाइट वाला सारे काम धाम छोड़ देता है। छोड़ने के बाद पार्टी का माहौल का जब ऑफर पाता तो पहुंच जाता है और जब कमरे में जाता तो वहां कमरे में जो होता पहले से नीलेश के साथ उसके 2 भाई संतोष और शंकर मौजूद होते हैं। तीनों को देखता, माहौल को समझता, फिर वहीं अब पैक लगाना जब शुरू कर देता। तीनों के तीनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा पैक जो होता चंद मिनट के अंदर इधर बाबू लाइट वाला को लगवा देते हैं, जिसकी वजह से नशे में बेसुध हो जाता और जब नशे में बेसुध हो जाता तीनों के तीनों मिलकर वहीं जो होता है एक तेजधार हथियार से बड़े बेरहम तरीके से हत्या कर देते। हत्या करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अब इधर नीलेश अपने करीबी दोस्त से उसका अपना कार जो होता है माँ का इमरजेंसी के लिए अपने घर लेकर पहुंचता है। फिर डिग्गी में लाता है। फिर रात बिरात ठिकाना देखकर तो तरीके से माहौल को देखकर इधर ठीक गोरे गांव के ही अब जो
प्रेमनगर पड़ता है, उसी के बगल जो विश्वकर्मा रोड निकलता है और ठीक वहीं हाइपर एक सिटी मॉल पड़ता है। उसी के बगल जो नाला बहता है उसी नाले में ले जाकर आप सफ़ेद कलर की बोरी में रखे हुए चादर से लपेटी हुई बोरी को वहाँ डंप कर देते हैं, फिर अपने अपने ठिकाने पर निकल जाते हैं। निकलते तो हैं लेकिन वहाँ से निकल कर जो होता सीधा का सीधा इधर संतोष और साथ में उसका जो अपना भाई होता है शंकर, दोनों जो होता है घर में छुप जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है कैसे ना तैसे नीलेश का तो ठिकाना पा, नीलेश से जब पूछताछ करती है तो नीलेश सही बयान नहीं, लेकिन लोकेशन के हिसाब से संतोष और शंकर का जो लोकेशन उसके घर में बार बार दिखाई दिया। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती, ताला लटका मिलाता है, लेकिन पुलिस की टीम जब संतोष और इधर शंकर के बारे में पूछताछ करती है लोगों से, यही लग जाते हमने उन दोनों को कई दिनों से नहीं देखा है। लेकिन पुलिस की टीम को शंका होने लग जाता है। पुलिस की टीम को सिपाही कर्मी को लेती है, शंकर के कमरे पर पहुंचती, ताला बार बार देखती लटका हुआ, तो उनके मन में शंका होता। ताला को जब तोड़वाया जाता है लोकेशन के हिसाब से अंदर पहुंच जाती पुलिस की टीम, दोनों को छुपी हुई अवस्था में अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती। पुलिस की टीम एक होती है, सीधा का सीधा पहुँचती है, सविता को भी कष्ट में लेती है और चारों को वहाँ कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। अब कोर्ट में जो सच्चाई से सुनकर हर किसी का कलेजा भी दिल से जाता है। वाकई में दोस्तों हर एक कहानी हर किसी के दिल के झकझोर पी जाता है। पुलिस की टीम चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती है। विश्वासघात का नतीजा ऐसा होगा वह कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य से किसी के दिल को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।